हेलो क्लास क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखने का ज़रूरत होता है, कौन कौन से यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जिन पे हमको फोकस करना होता है थ्रू आउट द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री टेस्टिंग। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट यूनिट है आफ्टर इंट्रोडक्शन, जो आपका सेकेंड यूनिट है विच इज़ सॉल्यूशन एंड रिएजेंट। सॉल्यूशन एंड रिएजेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन या रिएजेंट्स जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की लैब में यूज़ होते हैं, वो उनकी ज़रूरत क्या है। सॉल्यूशन और जो रिएजेंट्स हैं उनको बनाने का प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस क्लास में। कैसे उसको बनाते हैं, उनका फॉर्मेशन करने का तरीका क्या है, क्या यूज़ होता है उनका, इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले एनालिटिकल टेक्निक्स ही वो चीज़ें हैं जो कि डील करती हैं सॉल्यूशन एंड रिएजेंट्स को। यानी सॉल्यूशन एंड रिएजेंट्स जिन भी चीज़ों का कंटेन करती हैं, अपने बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। अब चीज़ों इन द सेंस कुछ फार्मूलाज, कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं मोलरिटी निकालने का, मोलरिटी निकालने का, मोल्स निकालने का, ठीक है, या परसेंटेज निकालने का। कोई भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और जिसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि केमिकल नेचर, जो बायोमॉलिक्यूल्स का केमिकल नेचर होते हैं या उनके किसी भी बायोमॉलिक्यूल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए या उसको एज इट इज़ एनवायरनमेंट देने के लिए, जैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, हमको सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है और उसका कंसंट्रेशन भी हमको एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ मेज़रमेंट पर रखना होता है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स का यूज़ होता है बायोकेमिस्ट्री की लैब में, कुछ सॉल्यूशंस का यूज़ होता है, कुछ रिएजेंट्स का यूज़ होता है जैसे कि बफर्स, ठीक है। तो उनको बनाने का, उनके पीएच को मेंटेन करने का क्या प्रोसीजर है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ये चैप्टर आपके लिए कुछ नया नहीं है। आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी है, आप 12th अगर करके आए हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से काम करती हैं। ओके, तो बात करें कि सबसे पहले सॉल्यूशन जो डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट कंसंट्रेशन या आयोनाइजेशन के बिहाफ पर, पीएच के बिहाफ पर, बफर्स के बिहाफ पर जो एक्शन करते हैं, उनको बायोकेमिस्ट्री लैब में जब हम हैंडल करते हैं तो हमारा कोशिश यही रहता है, हम यही करते हैं कि वो एग्जैक्ट सेम पीएच, सेम कंसंट्रेशन पर बने, ठीक है। इसी के लिए ये आपका जो यूनिट्स एंड जो ये पूरा आपका सॉल्यूशन एंड रिएजेंट वाला चैप्टर है वो प्रिपेयर किया गया है कि डिस्पोजेबल जो वेस्ट है, जैसे मान लीजिए हमने लैब में काम किया, जो भी डिस्पोजेबल वेस्ट निकला उसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बना रहे हैं, ये हमारा मेन फोकस रहता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सॉल्यूट्स इन अ सॉल्वेंट। यानी जब हम एक या फिर एक से ज़्यादा कई सारे
सॉल्यूट्स को एंड सॉल्वेंट्स को जब मिक्स करते हैं तो जो चीज़ बनती है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट में हम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, घोल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स को, जिससे जो बनेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और अगर उस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो वाटर है तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। जबकि जितने भी सॉल्यूट्स घोले जाते हैं वो ज़्यादातर वाटर में ही सॉल्युबल होते हैं। यानी कि इसमें आपको ये बताया गया कि जब भी हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। और सॉल्यूशन में जब भी वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होगा तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे जो सी वाटर है वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन है। कॉफ़ी को आप पानी में डालते हैं वो भी एक एक्वस सॉल्यूशन है। टी भी है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको, किसी भी चीज़ को जब आप वाटर में घोलते हैं तो वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, इसकी बात कर लेते हैं। जब होमोजेनस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो होमोजेनस का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से वाटर में डिज़ोल्व कर दिए गए हैं। ठीक है, पूरी तरीके से वाटर के अंदर घुले हुए हैं। और जब भी हम बात करें फ़िल्टर करने की, तो फ़िल्टर करने पर वो अलग अलग नहीं किए जा सकते। जैसे आप चीनी और पानी को एक में घोलिए और घोलने के बाद आप कोशिश करिए कि हम इसको फ़िल्ट्रेशन के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक होमोजेनस सॉल्यूशन है, वो पूरी तरीके से घुला हुआ सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर ये पार्टिकल्स आयन के फॉर्म में, एटम्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी केमिकल नेचर जो सॉल्यूट का है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड हैं और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वही वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यानी वाटर के अंदर सॉल्युबल ज़्यादातर पोलर एंड आयनिक कंपाउंड ही होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि बहुत सारी एक्वस सॉल्यूशन की यूज़ की बात करें कि हम यहाँ पर ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही ढेर सारे एक्वस सॉल्यूशंस की यूज़ आपको करने को मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादातर क्योंकि ऐसा क्यों है कि बायोकेमिस्ट्री में इसका यूज़ ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इंसान का, जानवर का, हमारा जो 70% ऑफ द जो वेट है हमारा, जो 70% हमारी बॉडी है वो वाटर से मिलकर के बनी है। ठीक है, जिसमें वाटर एंड 10% में आपका जो भी सॉलिड, जो भी आयंस, मिनरल्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वो सब कितने में आता है, ओनली 30% में। 70% में क्या आता है, 70% में पूरी की पूरी जो बॉडी है वो वाटर से मिल कर के बनी है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के, वो क्योंकि वाटर से ही मिलकर बनी है, तो इसलिए ज़्यादातर जो सॉल्यूशन आपके बायोकेमिस्ट्री की लैब में यूज़ होते हैं वो वाटर सॉल्युबल ही होते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन ही होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वाटर की बात कर लेते हैं। जो वाटर है
उसके पास HOH बॉन्ड जो होता है वह 104 डिग्री की रेंज पर होता है। नॉर्मली होना कितना चाहिए, होना चाहिए 109। तो 109 की बेंडिंग जब भी होगी तो वो वी शेप का स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, वो टेट्राहेड्रल शेप का दिखाएगा। बट वाटर क्या है 109 यानी 109 डिग्री का बेंडिंग ना शो करके 104 की बेंडिंग शो करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो है वाटर के कॉम्पोजिशन को ये बाकियों से अलग बनाता है। और इससे होता क्या है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो फोर्सेस रिपल्स हो करके जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक फोर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो बेंडिंग है वो 104 डिग्री की दिखाती है। यहाँ पर आपको ये चीज़ इमेज में शो भी हो रही होगी कि ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बेंडिंग के बीच का एंगल जो कि 109 डिग्री का होना चाहिए था, वो 104.5 डिग्री का एंगल शो होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है रैदर देन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो इसलिए हाइड्रोजन एटम के पास क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से यही एक रीज़न है कि वो एक पोलर स्ट्रक्चर देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को, यानी कि वो एक पोलर स्ट्रक्चर देगा सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को। अगर हम लोग बात करें कि ये एक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, उसके पोलर नेचर के बिहाफ पर, जो कि स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स देता है वाटर को एग्जिस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से ही, यानी इन सभी कारणों की वजह से ही वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जब ठंडा करते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पोलर नेचर की वजह से ही ऐसा मुमकिन हो पाता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, इसकी वजह से कंटिन्यूसली मोशन में रहता है। ठीक है, और ये बॉन्ड बार बार टूटते हैं, बार बार नए बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर नए बनते हैं। डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स में ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से ही रूम टेम्परेचर पर 3.4 मॉलिक्यूल शो होंगे, और जब भी आइस के कंडीशन में देखा जाएगा या वो फिक्स्ड होंगे तब उनमें 4 मॉलिक्यूल शो होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से डेंसिटी भी अलग होती है। आप देखेंगे कि आइस की डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर थोड़ी ज़्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी कम होती है। पोलर इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल लाइक सोडियम क्लोराइड आर आयोनाइज्ड इन वाटर, यानी जितने भी पोलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड है मेनली, NaCl जिसको बोलते हैं, वो वाटर में जाकर के आयोनाइज्ड हो जाता है और आयोनाइजेशन को शो करता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेशन को वाटर में शो करता है। सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी सोडियम पे तो नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है कि इन सोडियम एंड क्लोराइड के आयंस को चारों तरफ से घेर लेता है, यानी कि उसको
उसकी सराउंडिंग कर देता है, चारों तरफ से उसको घेर लेता है। अब इसके पॉजिटिव एंड जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो पॉजिटिव एंड प्रेजेंट है टुवर्ड्स द क्लोरीन, ठीक है, और नेगेटिव एंड्स जो होंगे वो किस पे प्रेजेंट हो जाएंगे, सोडियम पे। आप देख पा रहे होंगे इमेज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। देखो सोडियम प्लस होता है यानी पॉजिटिव, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन का जो ब्लू वाला पोर्शन है वो सोडियम की तरफ है, और जो पिंक वाला है यानी नेगेटिव वो बाहर की तरफ है। बट हाइड्रोजन और जो क्लोरीन वाला आप देखेंगे तो इसमें पिंक वाला क्लोरीन की तरफ मुंह किए हुए है, और जबकि हाइड्रोजन वाला बाहर की तरफ मुंह किए हुए है। ये चेंजमेंट इसी वजह से है बिकॉज़ ये अलग अलग पोलैरिटी को शो कर रहे हैं। पोलर नॉन आयनिक मॉलिक्यूल्स सच एज अमोनिया, यूरिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्सेट्रा। जो नॉन आयनिक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? अमोनिया है, यूरिया है, फ्लोराइड है एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे पोलर सब्सटेंसेस में आते हैं। तो हाइड्रोजन, फ्लोराइड, ये सारी चीज़ें क्या है, पोलर नॉन आयनिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। और वो सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में सॉल्युबल हो जाते हैं। इसी वजह से जो पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सब क्या होते हैं, वाटर के साथ में सॉल्युबल्स होते हैं। उसके बाद में बात करें, नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो नॉन पोलर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं वाटर के साथ में, और पुअरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। वाटर के साथ में क्या होते हैं, पुअरली सॉल्युबल होते हैं। जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के साथ घुलते हैं, डाला जाता है उनमें, तो वो एम्फीपैथिक चीज़ें शो करते हैं, यानी जैसे लिपिड्स की तरह। लिपिड्स क्या हैं, कभी भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं लिपिड्स, ठीक है। वो हमेशा अपने एक हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखते हैं। हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी की वजह से ही वो एक ऐसा पार्ट, ऐसा अरेंजमेंट दिखाते हैं कि वो वाटर के साथ पूरा घुलते नहीं हैं, पूरी प्रॉपर पोलर मोइटी को शो नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट क्या करते हैं, मिसाइल्स का फॉर्मेशन कराते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं ऐसे चीज़ें, ठीक है। रोल ऑफ वाटर इज़ नॉट लिमिटेड, ये आप सभी को पता है। एज अ सॉल्वेंट वाटर से बड़ा सॉल्वेंट कोई भी नहीं है। मैंने आपको बताया बायोकेमिस्ट्री की लैब में भी जितना भी सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो सब कुछ वाटर के बिहाफ पर ही बनता है ज़्यादातर, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, डायनेमिक्स और बायोमॉलिक्यूल्स के जो फंक्शंस हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लियो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स की, वो सारी ज़्यादातर वाटर बेस्ड ही होती हैं। तो इस वजह से वाटर बहुत ही अच्छा स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं तो वाटर के एब्सेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग है, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन है, डीएनए स्ट्रक्चर है, एंजाइम कैटालिसिस है, मॉलिक्यूलर रिकग्निशन है, प्रोटीन लाइगेंड का फॉर्मेशन कराना है। तो इन सभी में भी क्या होता है कि वाटर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, यानी यहाँ पर भी वाटर का एक बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन नेटवर्क
की वजह से जो ये बॉन्डेड रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्जर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरैक्ट करना या छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरैक्ट करना, तो वाटर क्या होता है कि वो एज अ बहुत अच्छा सॉल्वेंट यूज़ होता है। एज अ सॉल्वेंट वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट के फॉर्म में जाना जाता है। हम लोग बात अगर करें कि नॉर्मली जो आपने जाना कि वाटर एज अ सॉल्वेंट कितना अच्छा है और कितनी वाइडली रेंज पर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स अगर समझें, ठीक है, फंक्शंस बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह से काम करते हैं, तो वो उसके लिए भी वाटर बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। तो इसलिए एनालिटिकल लैबोरेटरी में, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की लैब में वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं। सॉल्यूशन आपके कई सारे टाइप के होते हैं। मेनली क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में दो तरीके के सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं, रिएजेंट एंड स्टॉक सॉल्यूशन। ये दोनों अलग अलग होते हैं, रिएजेंट एंड स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। किस तरह से अलग हैं और किस बिहाफ पर हम सॉल्यूशंस को बांटते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनालिटिकल लैब में जो सॉल्यूशंस यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट बफर्स, एसिड, बेसेस, सेल कल्चर मीडिया, सेल लाइसेट्स हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन है, इस तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जब भी हम सॉल्यूशंस को बनाते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी टेस्ट आप प्रिपेयर करेंगे, कोई भी आप टेस्ट लगाएंगे, चाहे आप नॉर्मल LFT KFT ही क्यों ना लगा रहे हों, जब आप इन टेस्ट को लगाते हैं तो वहाँ सॉल्यूशन एंड रिएजेंट्स ज़रूर यूज होते हैं। विदाउट यूजिंग रिएजेंट एंड सॉल्यूशंस आप कोई भी बायोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पर इसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि जब भी हम लोग सॉल्यूशंस बनाएं या फॉर्मेट करें उसको, तो आपको पता हो कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन करा जाता है, ठीक है। तो इसके पहले कि हम लोग कंटिन्यू करें, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और टेली मेडिसिन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करेंगे कि जब भी हमको प्रिपरेशन करनी होगी किसी भी सॉल्यूशन की, तो एकदम प्रीसाइज़ वैल्यू, प्रीसाइज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की हमको नीड होगी एक्यूरेट रिज़ल्ट के लिए। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में कंसंट्रेशन में हम यूज़ नहीं करेंगे सॉल्यूट्स की, तो हमारे पास सही रिज़ल्ट या एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। या फिर जो हमारी एनालिसिस है, जो हम एनालाइज़ कर रहे हैं कोई भी टेस्ट, वो एग्ज़ैक्ट अमाउंट में जो है आपको रिज़ल्ट उसका पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये
कई बार जब नहीं हम प्रॉपर लैब में प्रिपेयर कर पाते हैं तो हमें बार बार टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, या हमारा रिज़ल्ट बार बार ख़राब होता है। और ख़ासकर उस टाइम जब हमको एक साथ बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करना पड़े, जैसे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की लैब बहुत बिजी लैब्स में एक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एक ही बार में ढेर सारे सैंपल्स को रन कराया जाता है। तो ऐसे में स्टॉक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करके रखते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन में हम इसको बना कर रख लेते हैं, और जब भी हमको यूज़ करना होगा तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वर्किंग सॉल्यूशन में, पानी मिला करके, या जो भी हमको सलाइन है, नॉर्मल वाटर है, डिस्टिल वाटर है, मिला करके हम एक जो है सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। यानी कि आपके पास नॉर्मली ज़्यादा कंसंट्रेशन में स्टॉक सॉल्यूशन रहेगा। यूज़ करना हो तो आप इसमें इसकी कंसंट्रेशन को कम कर लेंगे। आपको पता होगा कितना हमें सॉल्यूशन मिलाना और कितना पानी। आप इसे ईज़िली आराम से अपने लैब के अंदर एज अ वर्किंग सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होते हैं स्टॉक सॉल्यूशन, वर्किंग सॉल्यूशन बनाने के। इसको बनाने का क्या तरीका है और किन किन प्रोसीजर्स का, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ का यूज़ करके आप इसको बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग अपने आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बाकी की जो भी चीज़ें बची हैं उनको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू क्लास।